नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 8वें सुनो किशोरी इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ की लेखिका आशा रानी वोरा जी हैं। इस पाठ में श्रीमती वोरा जी ने हमें यह बताया है कि किस तरह से किशोरावस्था जो होता है वह जीवन की पहली पाठशाला वहाँ से प्रारंभ होती है और किशोरावस्था में लड़कियों और लड़कों के मानसिक और शारीरिक चीज़ों में बहुत ही परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। इस पड़ाव पर जब लड़के और लड़कियां इस किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं तो उस समय उनके अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इस समय जो है उनका मन जो होता है एकदम चंचल हो जाता है। इससे उन्हें क्या सही है क्या गलत है इसका तुरंत समझ में नहीं आता है। इस समय इस अवस्था में जो होता है हमें एक दूसरे से अपने माता से, अगर लड़के हैं तो पिता से और लड़कियां हैं तो माता से, और फिर अपने दोस्तों से, सहेलियों से, इन सब से जो भी बातें हैं उनके साथ हमें साझा करना चाहिए। और जो भी अगर हमारे सामने जो भी समस्याएं, अगर मुश्किलें, कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनसे अपनी बातों का साझा करके उस समाधान से हमें निजात मिल सकती है। तो आइए बच्चों, हम सुनो किशोरी इस पाठ के पढ़ने से पहले लेखिका के परिचय के बारे में और फिर गद्य संबंधी विषय पर थोड़ी जानकारी प्राप्त करके फिर हम यह पाठ सुनो किशोरी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सुनो किशोरी इस पाठ की लेखिका जो है उनका नाम श्रीमती आशा रानी वोरा जी है। आपका जन्म 7 अप्रैल 1921 को अविभाजित भारत के झेलम जिले की तकवाल तहसील स्थित ग्राम दुल्हा में हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन में आप अपना अलग स्थान रखती हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आपकी रचनाओं ने लेखन की नई धारा को जन्म दिया है और हिंदी साहित्य में नारी विमर्श लेखन की परंपरा को समृद्ध किया है। आप अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपका निधन 2009 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। अब हम विधा परिचय के बारे में देख लेते हैं। विधा परिचय अनेक साहित्यकारों, महान राजनीतिकों द्वारा अपने परिजनों को भेजे गए पत्रों ने तत्कालीन साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों का लेखा जोखा प्रखरता से प्रस्तुत किया है। इन पत्रों का कला पक्ष साहित्यिक, कलात्मक को स्पर्श करता है। पाठ परिचय लेखिका ने अपनी इस नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की शंकाओं, प्रश्नों एवं दुश्चिंताओं का समाधान एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। किशोरियों के हृदय में झांककर मित्रवत उन्हें उचित, अनुचित, करणीय, अकरणीय का बोध कराया है। हमारे देश की नई पीढ़ी पश्चिमी देशों से आ रहे मूल्यों और संस्कारों का अंधानुकरण करती जा रही है। हमारे देश की संस्कृति और परंपराओं को कालबाह्य और त्याज्य मानकर उनकी अवहेलना कर रही है। आत्मनिर्भर हो जाने से युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, विवेकहीनता और जल्दबाजी में लिया जाने वाला निर्णय नई पीढ़ी का जीवन सौंदर्य नष्ट कर रहा है। लेखिका के अनुसार नए मूल्यों को भारतीय संस्कृति
परंपराओं और संस्कारों की भूमि पर उतारकर स्वीकारना होगा। इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें यह बताया है कि जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, लोग पश्चिमी मूल्यों, पश्चिमी देश से जो भी वहाँ के कल्चर है, जो भी संस्कृति है, उसको अपना रहे हैं और अब हमारे भारतीय संस्कृति को दिन पर दिन भूलते जा रहे हैं। तो इससे हमें जो है उनमें जैसे जैसे लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, विवेकहीनता आ रही है और जल्दबाजी में बहुत सारे लोग फैसले ले लेते हैं। तो इससे जो है हमारे भारत का, हमारे यहाँ का जो है वहाँ का संस्कृति दिन पर दिन नष्ट होती जा रही है। तो इसके अनुसार हमें जो है उस परंपरा को, उस संस्कृति को भूलना नहीं। अपने सुनो किशोरी इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें नए मूल्यों के साथ साथ भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों को भी हमें अपने जीवन में उतारना है, ऐसा इस बात की ओर लेखिका ने इशारा किया है। तो बच्चों, चलिए हम सुनो किशोरी यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किस तरह से आशा रानी वोरा जी ने किशोरियों को पत्र के माध्यम से उनमें हो रहे परिवर्तन के बारे में, उन मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के बारे में अवगत कराया है कि किस तरह से अगर हमें जीवन में कुछ इस तरह से बदलाव आए तो उससे हमें कैसे संभलना है, आदि बातों से परिचित करवाया है। तो बच्चों, हम ये पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई, वह पसंद आई। बेशक जहाँ जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, यहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहाँ कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी, वहाँ भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है, आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती हैं कि तुम्हारा पत्र पाकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो तुमने अपने पत्र के माध्यम से दो तरफा यानी दो अधिकारों की बात उठाई है, वह मुझे पसंद आई है। बेशक जहाँ पर जिस बात से तुम असहमति हो, वहाँ तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है, वो कह रही है। लेखिका कह रही हैं कि जहाँ जिस बात से, यानी उनके माँ की बात से, जिस बात से वो उससे सहमत नहीं है, तो उन्हें उसको समझाने का पूरा अधिकार है। तो फिर लेखिका कह रही है कि मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर इससे राह खुलेगी, यानी जो तुम करना चाहती हो उससे तुम्हारे जीवन में आने वाली और भी राह, यानी रास्ते और भी खुलेंगे। और अगर तुम ऐसा करती हो तो वह दिन पर दिन राह और भी खुलते जाएंगे। अगर जहाँ कहीं तुम रुकती हुई दिखाई देती हो, वहाँ पर, यानी अगर तुम्हारे सामने कुछ समस्याएं, कुछ दिक्कत परेशानी आ रही है, तो वहाँ पर तुम्हें अपने भावनाओं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना होगा। यानी जो भी बात तुम्हारे मन में आ रही है, उससे तुम्हें एक दूसरे से अपनी बात करोगी तो उससे और भी रास्ते निकल जाएंगे। यानी जो भी तुम्हारे मन में अगर कुछ असमंजस है, कुछ किसी बात को लेकर दिक्कत है, कुछ किसी बात को लेकर परेशानी है, तो तुम उसे किसी औरों के साथ साझा करोगी, किसी और के साथ शेयर करोगी, तो इससे अगर तुम्हारी जो भी परेशानी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और इससे तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका तुम रास्ता भी निकाल सकोगी।
और फिर अपनी बात कहने सुनने में तुम्हें कोई भी बंधन या संकोच जैसा नहीं लगना चाहिए। और फिर बता रही हैं कि मैंने तो अधिकार की बात यूँ पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो कि ऊंचा उठने के लिए। लेखिका बता रही है कि मैं तुम्हारे अधिकार की बात इसलिए पूछी कि अभी मैं एक बेटी की माँ हूँ या और जो कि वह उनसे दूर रह रही है। और क्योंकि तुम आकाश में यानी जब लड़कियां धीरे धीरे किशोरावस्था में आती है तो उनमें बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारे विचार उनके मन में आने लगते हैं। उन्हें कुछ अलग ही जीवन में अलग ही महसूस होने लगता है। तो इसलिए लेखिका बता रही है कि वह एक बेटी की माँ है जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए ऊंचे सपने देखा कर रही है। और फिर आकाश में धीरे धीरे अपने छोटे डैनों यानी पंख को फैला के चौड़ा करके फैला रही है। और फिर आगे क्या होता है कि सुगंधा जी को क्या क्या किस तरह से उनकी माँ समझाती हैं, हम ये आगे के परिच्छेद में पढ़ेंगे। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इस डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंचाई उड़ान में वे लड़खड़ा न जाएं। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने छत विछत हो जाएं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी संस्कृति परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। लेखिका अपनी बेटी सुगंधा से कहती है कि तुम जिस आकाश में उड़ाने भर रही हो, तुम उड़ो बेटी, मैं तुम्हें उड़ने से रोकूंगी नहीं। लेकिन तुम अपना ध्यान जो है, क्योंकि यह तुम्हारी ऊंचाई जो है, जिस ऊंची उड़ान में तुम उड़ रही हो, लेकिन ऐसा न हो कि कभी तुम लड़खड़ा जाओ। इसके लिए तुम अपना ध्यान जो है वह धरती पर हमेशा बनाए रखना, क्योंकि उसकी उड़ान जो है, अब तुम्हारी जो उड़ान है वह ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी इस धरती से जुड़े रहेगी। अगर तुम इस धरती से अपनी पहचान नहीं बनाई रख तो यहाँ से यह डोर जो है वह टूट जाएगा और यहाँ से सारे बंधन, सारे रिश्ते सब कट जाएंगे। इसके लिए आकाश में तुम उड़ रहे हो तो उड़ो, लेकिन धरती तुम्हारी जो डोर है उसे मजबूत रखना चाहती हूँ, ऐसा लेखिका कह रही है। वो कह रही है कि हमें इस धरती पर अपनी पकड़ बनाए रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी उस पर निगाह रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी डोर टूट जाए और तुम ऐसी जगह जा गिरो जहाँ पर तुम्हारे सभी डैने छत विछत हो जाएं। छत विछत यानी लहूलुहान होना या पूरी तरह से घायल हो जाना, अलग हो जाना। तो फिर क्योंकि अगर हम अभी नहीं संभलेंगे तो हमें कभी फिर इस समय, अगर ये समय निकल गया तो फिर हम कभी संभल नहीं पाएंगे, ऐसा लेखिका कह रही है। इसके लिए वह कह रही है कि तुम समझदार हो तो और फिर तुम सावधान रहना, इस तरह से मैं तुम्हें बता रही हूँ। और फिर वो कह रही है कि सावधानी से यह बात है कि तुम हमेशा अपने चारों तरफ, अगर तुम उड़ान भर रही हो यानी तुम आगे बढ़ रही हो अपने जीवन में, तो अपने चारों तरफ तुम निगाह रखना कि कौन है तुम्हारे आसपास। कोई भी, हमें बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं तो कभी बुरे भी लोग मिल जाते हैं। वो कह रही है कि अगर आगे बढ़ रहे हो समाज में
तो हमारा जो आधार है वह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारा सामर्थ्य है। तो हमें, अगर हम पुरानी परंपराओं को, पुरानी रूढ़ियों को तोड़ रहे हैं तो वो तोड़ना अच्छी बात है, लेकिन हमें जो परंपरा हमारे संस्कार में है, हम अपने संस्कार को नहीं भूल सकते। पुरानी रूढ़ियों को, जो बुरी रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी बुरी कुप्रथाएं हैं, उन्हें हमें तोड़ना है, लेकिन हमारे संस्कार को हमें तोड़ना नहीं है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा लेखिका बता रही हैं। लेखिका कह रही हैं, परंपरा और रूढ़ि का अर्थ समझती हो न तुम? नहीं तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे ज़रूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसलिए बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो, बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ि में ढालना। लेखिका बता रही हैं कि तुम अपनी बेटी से कह रही है कि तुम रूढ़ि और परंपरा जो है, संस्कृति और परंपरा का अर्थ समझती हो ना? अगर नहीं है तो फिर तुम इसे अपने पुस्तकालय, अपने कॉलेज के पुस्तकालय में, क्योंकि उनकी बेटी जो है, लेखिका की बेटी जो है, वह कॉलेज हॉस्टल में रह रही है, और फिर लेखिका ने पत्र के माध्यम से अपनी बेटी से बात की है कुछ बातों को लेकर। वो बता रही हैं कि अगर तुम्हें रूढ़ि और परंपरा का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो अपने पुस्तकालय से उस विषय पर पुस्तक लेकर तुम पढ़ सकती हो और उससे बहुत सारी जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। और अगर इस समय व्यक्तित्व का जो भी है, यानी रूढ़ि और परंपरा जो है, वह व्यक्तित्व का बहुत ही बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं लेखिका इसके बारे में बता रही है। और फिर बता रही हैं, कहती हैं कि बदले वक्त के साथ समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर अपनाना है, यानी जिस तरह से समय बदल रहा है, सबकी पहचान बदल रही है, तो उसी बदले मूल्यों को भी समझ कर पहचानना है, क्योंकि हर समय जो भी, और पहचान शब्द को रेखांकित करना है, क्योंकि जो भी हमें नया लगे उस नए को अपनाने के बजाय हमें लाभ के बजाय हानि भी उठानी पड़ सकती है। यानी जो भी नया चीज़ है उसे हम अपने जीवन में अगर इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वह नई चीज़ें हमें लाभ के बजाय हानि भी पहुंचा सकती है, यानी हमारा अच्छा न करके हमारा बुरा भी हो जाता है। तो हमें इसके लिए सोच समझ कर कुछ करना चाहिए। और पश्चिमी दुनिया के हर जो मूल्य हैं हमारे लिए बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी वो हमें बुरा भी बना सकते हैं और हमारा अस्तित्व जो है वो समाप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें रूढ़ि और परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए, उन्हें कमज़ोर नहीं बल्कि उन्हें और भी मजबूत करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा लेखिका बता रही हैं। लेखिका बता रही, समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है, जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। यही अंतर है दोनों में, रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील।
एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। इसलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहा कर गिरेंगे ही। लेखिका बता रही है कि जो भी समय के साथ जीवन में परिवर्तन होना ये तो स्वाभाविक है, और समाज जो प्रगतिशील समाज है तो उसमें अगर जो भी पुरानी जर्जर रूढ़ी है और नीति है वो सब अगर अनुपयोगी हो गई है तो उसे छोड़ देना सही है। लेकिन जो हमारे मूल्य जिसके जो उपयोगी है, जिनका मूल्य हमारे जीवन में है, तो वह एक प्रवाह की तरह है, यानी वह धारा की तरह है, उसका हमें अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि जो पुरानी रूढ़ी है, जो जर्जर रूढ़ी है, वह तो वह एक सड़ी गली रूढ़ी की तरह जो है वो किनारे उसे लगा देगा। लेकिन जो ये परंपरा है वह क्या है, वह गतिशील है, हमेशा निरंतर वह चलती रहती है। और जो रूढ़िवादिता है वह एक सड़ी गली रूढ़ी जो है वह किनारे हट जाती है, और परंपरा जो है वह निरंतर चलती रहती है। तो इसे हमें अपने में समेटना चाहिए, हमें परंपराओं को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जो टूटी जर्जर पर रूढ़ी है वो तो अपने आप समाप्त हो जाएगा अगर हम उसका प्रयास करें, कोशिश करें कि उसे भी हम समेट कर रखें। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो कभी जर्जर यानी कमज़ोर हो जाएगा और वह आज नहीं तो कल समाप्त हो ही जाएगा। आगे फिर लेखिका क्या बता रही है, हम ये पढ़ते हैं। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, ज्यों के त्यों यहाँ नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे, वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना, इसलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह अपनी धरती, अपनी जड़ों से को अच्छी तरह पहचान सके। लेखिका फिर बता रही है कि जो ज़रूरी नहीं कि जो पश्चिमी मूल्य है वह हमारे लिए सब अनुकूल हो, यानी हमारे लिए हो, हमारे लिए सब अच्छा हो। वो जैसे हैं, यानी जिस तरह से पश्चिमी संस्कृति है उसी तरह से हम भारतीय अपनी संस्कृति को भी नहीं बना सकते। उनके मूल्य अपने जीवन में जैसे के तैसे हम अभी अपने जीवन में नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे भी तो वह साकार नहीं होगा, उसका फलीभूत हमें नहीं मिलेगा, वह कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह के जो भी मूल्य हैं हमारे जीवन में, उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, वह हमारे किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ऐसा लेखिका बता रही हैं। वो लेखिका फिर अपनी बेटी को बता रही है कि लगता है कि यह जो पत्र उन्होंने लिखा है, लेखिका ने लिखा है, वह कुछ ज़्यादा ही उन्होंने इस रूढ़ी और परंपरा संस्कृति के बारे में बता दिया उनको। लेकिन फिर कह रही है वो बेहतर है, अच्छा है, क्योंकि हर एक भारतीय लड़की को चाहिए कि वह अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपरा को समझे और उसे अपने जीवन में उतारे, क्योंकि इससे ही उसकी पहचान जो है वह बनी रहेगी और अपनी जड़ों से वह जुड़ी रहेंगी। फिर लेखिका कहती हैं अगर तुम्हें फुर्सत मिले यानी समय मिले तो इससे संबंधित यानी परंपरा से, संस्कृति से संबंधित तो उस पर साहित्य पढ़ोगी तो और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा लेखिका बता रही हैं। फिर आगे लेखिका जो है वहाँ उनकी सहेली रचना के बारे में, यानी सुगंधा की सहेली रचना के बारे में पत्र में लिखती हैं।
यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया। सुनो, नए मूल्य का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है। नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देगी। लेखिका वो कहती हैं कि यहाँ जो है वह उनकी सहेली रचना के बारे में बात कर रही हैं, और फिर लेखिका कह रही है यह सिर्फ रचना के बारे में ही नहीं बल्कि जो भी इस बहुत सारी रचना के बारे में, यानी जो भी किशोरी हैं उन वो किशोरियों के बारे में बता रही हैं कि जो भी हैं किशोरियाँ इस उम्र में इस पड़ाव पर जब आती हैं तो उन्हें बहुत सारे जो है पुराने मूल्य जो है नई यानी पुरानी पीढ़ियों को वो अपने से निकाल कर फेंक देना चाहती है और नई पीढ़ियों को नए मूल्यों को वो अपनाना चाहती है। तो फिर वो बता रही है कि पश्चिमी मूल्यों को जानती पहचानती है, ऐसा करती हैं, लेकिन वो कहे तो यह सिर्फ एक उधार का रहता है, यानी पश्चिमी मूल्य है जो हमारे भारतीय नहीं है और जो बाहर कहीं से आए हैं, किसी देश विदेश से आए हैं, तो वो सिर्फ एक उधार की तरह है जो कुछ समय के लिए तो रहेंगे, बाद में वो फिर समाप्त हो जाएंगे। तो फिर वो कह रही हैं कि पहले सबसे हमें उन मूल्यों को जान लेना, पहचान लेना ज़रूरी है, तभी हम उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे और उसका सफल उपयोग कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर हमें अपने नए चीज़ों को अपने जीवन में उतारना है तो सबसे पहले हमें ज्ञान विज्ञान को पहले अपने धरती पर टिकाना होगा, यानी नई नई चीज़ों की जानकारी हमें इकट्ठा करनी होगी और अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के अनुसार नए पगडंडी को बनाना होगा, यानी हमारे जीवन में नए रास्ते को बनाना होगा और इस तरह से हमारे लिए जो है और भी रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाएंगे। लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, हौसला रखना होगा और जाके हमें अगर हम एक छोटी पगडंडी यानी छोटा रास्ता होता है तो हम अगर बनाएंगे, उससे काटने का साहस करेंगे तो यह हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से अगर हम करेंगे तो उससे हमारे जीवन में और भी बड़े बड़े और अच्छे रास्ते खुल जाएंगे। यानी हमें अगर थोड़ी साहस करने की ज़रूरत है तो हमें मंजिल और मुकाम मिल जाएगी। इस तरह से लेखिका बता रही हैं। आगे लेखिका हमें किशोरियों के बारे में इस पत्र के माध्यम से क्या संदेश देती है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें।